हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 5 शुरू करने वाले हैं। ये यूनिट 5 का पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने यूनिट 5 से। पहले मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे दूं कि आपको यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में आपके दो यहाँ पर सेक्शंस हैं। बेसिकली इसमें जो पहला सेक्शन है उसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे हम बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं, उसका क्या मेन चीज है, क्या ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे, जिसके अंदर हमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, कि हम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस सिलेबस में है तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो मान के चलो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही तुम्हारे में जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे। लेकिन सिंस यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है तो हम इसको भी समझ लेंगे। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 में। अगर आपको कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स पूछे गए तो पेपर में इस चीज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट आता है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर किसी में भी आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद टिपिकल एप्लीकेशंस पे आता है फंडामेंटल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। तो अगर आप ऐसे देखो तो यूनिट 5 आपकी पूरी थ्योरेटिकल बेस है ना, पूरी थ्योरी वाली है। लेकिन सिंस यहाँ पर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंक्लूड कर दिया गया है, तो हम ये वाला जो पोर्शन है ना, फंडामेंटल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम जहां पर हम पढ़ेंगे वहां पर न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद करना होता है और आप बहुत इजीली यहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो तो जब हम एएम पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तब वहां समझेंगे। अभी के लिए हमें पहले पार्ट में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब हमने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन को अच्छे से समझेंगे, जिसके अंदर सेलुलर कम्युनिकेशन, आपने नाम भी सुना होगा बहुत सारी जनरेशन्स का, जैसे 1G 2G 3G 4G और अब तो 5G भी चलने लगा है ना। तो इन सब चीजों को देखेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड्स इन सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसके बाद थोड़ा सा हम फंडामेंटल पढ़ेंगे अपनी सैटेलाइट एंड रेडार कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम वायरलेस और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस का ओवरव्यू था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पढ़नी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिग्नल, कि अभी हमने देखा कि हमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है कि सिग्नल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि सिग्नल होता क्या है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो सिग्नल क्या है? अ सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिजिकल फिनोमेना। किसी भी फिजिकल फिनोमेना के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला कौन होता है? सिग्नल होता है। ठीक है, क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज, करंट, साउंड और लाइट इंटेंसिटी ओवर टाइम और स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिग्नल है वो क्या शो करता है कि आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अब वो फिजिकल क्वांटिटी वोल्टेज, करंट कुछ भी हो सकती है ना, कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे तुम्हारी चेंज हो रही है, कैसे वैरी हो रही है टाइम या स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो आपने देखा भी होगा ना, वोल्टेज और टाइम का हम ग्राफ बनाते हैं, वहां पर हम सिग्नल प्लॉट करते हैं। तो वही तुम्हारा सिग्नल जो होता है वो तुम्हारा इस चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इन इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ये जो सिग्नल होते हैं ये डेटा को ट्रांसफर करने में और यहाँ पर प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है? एक फंक्शन है जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सिग्नल, की कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल है। तो जब आप आगे अगर आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज अ स्ट्रीम लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वहां आप डीप में पढ़ोगे। लेकिन सिंस यहाँ पर है तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप ऑफ सिग्नल आता है वो आता है कॉन्टिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल मतलब जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब कुछ ऐसा सा सिग्नल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा? मान लो इस सिग्नल का नाम है कुछ भी, मान लो एफ ऑफ टी। ठीक है, ये तुम्हारा सिग्नल का नाम है, और इस अगर हम एस्पेक्ट में देखें, इस तरफ तुम्हारा है टी।
ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। आप देख सकते हो टाइम की हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपके सिग्नल की कुछ ना कुछ वोल्टेज है, कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। यहाँ देखो ये कोई ना कोई वैल्यू तुम्हारे हर एक पर्टिकुलर टाइम की है, तो ऐसे सिग्नल को हम कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपका कुछ ऐसा दिखता है, या आप अभी पढ़ लोगे तो आपको आगे जब आप पढ़ोगे इसको डेप्थ में तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर कुछ टाइम होगा। ठीक है, टाइम की 1 वैल्यू मान लो, यहाँ पर 3 वैल्यू है, यहाँ पर 5 वैल्यू, कुछ भी मैं रैंडम वैल्यू लिख रही हूँ, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पे ही तुम्हें सिग्नल मिलेगा और बाकी वैल्यूज पे नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिग्नल को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल आर डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एग्जिस्ट ओनली एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। नेक्स्ट आता है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो ये तो सबको ही पता होगा, है ना, सबने यहाँ पर यूज भी किया होगा। हम लोगों ने एनालॉग वॉचेस यूज करी है ना, एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच काफी ज्यादा चलती है। आपका एनालॉग सिग्नल भी वैसे ही होता है। बेसिकली एनालॉग सिग्नल जो होता है उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली वैरी करता है, और डिजिटल सिग्नल में बेसिकली ये डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से जैसे मैंने बताया था। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। इसके भी देखो नाम जो समझ में आ रहा है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब है कि हम बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम इलैबोरेट कर सकते हैं कि ये सिग्नल कैसा होने वाला है। आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन से उस सिग्नल को अगर आप डिफाइन कर पा रहे हो, ऐसे सिग्नल को हम डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, रैंडम सिग्नल क्या होता है? रैंडम सिग्नल को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो एक अनप्रिडिक्टेबल सिग्नल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल नॉइज हो गया, कि हम नॉइज को डिटेक्ट नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें कितनी नॉइज मिलने वाली है, तो वो तुम्हारा रैंडम सिग्नल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं? पीरियोडिक सिग्नल जैसे कि ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने को रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऐसा सिग्नल है तो एक इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, आपने साइन का कर्व देखा होगा, तो साइन भी तुम्हारा पीरियोडिक सिग्नल में आता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है। एपीरियोडिक क्या होंगे? इसके उल्टे, जहां पर रेपिटेशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवन एंड ऑड सिग्नल। इसको सिर्फ ऐसे समझो, इवन सिग्नल्स क्या होते हैं? इवन सिग्नल्स होते हैं जो कि वर्टिकल एक्सिस के अराउंड तुम्हारे क्या होते हैं? वर्टिकल एक्सिस मतलब तुम्हारी वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जो सिमेट्रिक होंगे वो होते हैं तुम्हारे इवन सिग्नल। ठीक है, और ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं? जो तुम्हारे ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, बस आपको याद में रखना है, इनको आएगा नहीं लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए। एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स तुम्हारे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल्स के पास फाइनाइट एनर्जी होती है, पावर सिग्नल्स के पास फाइनाइट पावर होती है। सिंपल, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, एनर्जी सिग्नल्स के पास एनर्जी तो फाइनाइट होती है लेकिन पावर 0 होती है। ठीक है, और पावर सिग्नल के पास क्या होता है? बेसिकली पावर सिग्नल के पास फाइनाइट पावर होती है, और यहाँ पर तुम्हारी जो एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, यहाँ पर एड ऑन नहीं है, लिख लेना, एनर्जी यहाँ पर इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल थे, इनको ध्यान में रखना। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा, और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी, ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिग्नल्स बेसिक टाइप। तो अलग अलग यहाँ पर बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो सबको पता होने चाहिए, वो तुम्हारे कुछ ये सिग्नल हैं। जैसे पहला सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन को हम डिनोट करते हैं u ऑफ t से। ठीक है, तो उसका कर्व या उसका डायग्राम या फिर बोल सकते हो फिगर कैसे बनती है? ut को बेसिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं, जहां पर y एक्सिस पे u ऑफ t होता है, x एक्सिस पे t होता है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है। अब ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि ओरिजिन से पहले, मतलब नेगेटिव एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 रहती है, और
पॉजिटिव मतलब 1 से, ठीक है, मतलब आप 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, u ऑफ t इज इक्वल टू 1। 1 वैल्यू कब है, जब t की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब टाइम की वो वैल्यू जहां पर जो 0 है और 0 से ज्यादा है वहां पर u ऑफ t की वैल्यू 1 होगी, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाले केस में u ऑफ t की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, यूनिट इंपल्स फंक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल को हम डेल बोलते हैं। ठीक है, सो ये डेल टी से डिनोट किया जाता है। इसका कर्व कैसे बनता है, देखो ये तुम्हारा ओरिजिन से ऐसे हम एरो ऊपर की तरफ बनाते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के लिए, दोनों वैल्यू के लिए 0 रहता है। ठीक है, और t इज इक्वल्स टू 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, t इज इक्वल्स टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब यहां से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इसको हम यूनिट इंपल्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल को हम किससे डिनोट करते हैं, r ऑफ t से, और रैंप को हम ऐसे शो करते हैं। ये तो सिंपल है ना, लीनियर कर्व शो कर रहा है, तो देखो इसका कुछ कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू t है। ठीक है, जैसे देखो 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, 2 पे इसकी वैल्यू 2 है, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू t, लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0। अब इसके बाद जो आने वाले हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। पैराबोलिक सिग्नल सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, पैराबोलिक सिग्नल है बेसिकली पैराबोला को शो करता है, तो ऐसा सा कुछ पैराबोला बनता है ना, तो ये तुम्हारा पैराबोलिक सिग्नल है। ध्यान में रखना ये सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस पे शो होता है। सो पॉजिटिव एक्सिस यहाँ पर क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली, इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा t²/2। ठीक है, और लेस देन 0 के लिए वैल्यू जो होती है वो 0 रहती है। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। हो सकता है फर्स्ट ईयर में ना पूछा जाए, लेकिन जैसे जैसे आगे अगर आप एज अ सब्जेक्ट इसको ले रहे हो तो सिग्नम फंक्शन तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन को हम SGNT, ठीक है, इससे सिग्नम t से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू, उसका जो कर्व होता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो t इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 रहेगी। ठीक है, हम ग्राफ में देख सकते हैं। t ग्रेटर देन 0 के लिए t की वो वैल्यू जो 0 से ज्यादा है उसमें सिग्नम t की जो वैल्यू रहती है वो 1 रहती है, आप देख सकते हो, है ना, 1 मतलब इन्फिनिटी तक। एंड t इज लेस देन 0 के लिए मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नम t की वैल्यू -1 रहती है। तो देखो कुछ ऐसा सा आपको कर्व मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू 1, इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू 0 एंड लेस देन 0 के लिए वैल्यू -1। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर सिग्नल। जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है ये सिग्नल रेक्टेंगल का शेप लेता है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। कुछ ऐसा होता है, नेगेटिव एक्सिस पे भी रहता है, पॉजिटिव पे भी रहता है। ए इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, ये वाली वैल्यू, यहां पर t/2 एंड -t/2 इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा ट्रायंगुलर सिग्नल होगा, सिंस इसका जो शेप है वो ट्रायंगल की तरह है, तो यहाँ पर एज अ ट्रायंगल शो हो गया। ठीक है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट वही थे, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट इंपल्स। पढ़ रहे हो तो सिग्नम फंक्शन भी पढ़ लेना। ठीक है, अब आता है डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट अ सिग्नल, कि हम कौन कौन से तरीकों से एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका सबसे कॉमन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हम सिग्नल को इक्वेशंस या मैथमेटिक्स के थ्रू यहां पर उसको एनालाइज या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो अभी हमने पढ़ा, प्लॉटिंग सिग्नल्स ऑन अ ग्राफ टू विजुअलाइज देयर बिहेवियर over time or frequency. Tabular representation, representing discrete time signals in a table format by listing their values at specific time instance. ये हम लोगों ने I think छोटे क्लास में किया होगा 9th-10th में, जहां पर हम क्या करते थे, x की हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया जाता था, y इज इक्वल्स टू मान लो 2x करके, है ना। हम क्या करते थे, हम x की वैल्यू को अज्यूम करते थे 0 1 2 3 और y की वैल्यू को निकालते थे। उसके बाद हम अपनी ग्राफ शीट में कर जो था तुम्हारा ग्राफ, उसको यहाँ पर ड्रॉ करते थे, है ना, तो टेबल बनाते थे, तो वो तुम्हारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है।
नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब तुम इसको यहाँ पर मत समझो इसमें तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास आ जाता है, तो तुम्हें उतना नहीं समझना, बस इतना ध्यान में नाम इसका ध्यान में रखना कि हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, फेजर रिप्रेजेंटेशन, बाय फेजर के थ्रू भी हम यहाँ पर अपने जो भी तुम्हारे वेक्टर्स होते हैं उसके थ्रू भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के थ्रू भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यूजिंग मैट्रिसेस टू रिप्रेजेंट मल्टी डिमेंशनल सिग्नल्स लाइक इमेजेस एंड मल्टी चैनल डेटा। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सबको पता है, यहाँ पर हम डिजिटल सिग्नल्स को 0 and 1 के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो अगर आप आगे कभी डिजिटल सिग्नल्स की पूरी प्रोसेसिंग पढ़ते हो तो आप देखोगे कि डिजिटल सिग्नल को हम कुछ ऐसा दिखा देते हैं, है ना, जहां पर तुम्हारा ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, देन अगेन तुम्हारा ये 0 होता है। ठीक है, तो ये यही बात हो रही है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी तक हमने सिग्नल समझा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम consist of different types of electromagnetic waves arranged according to their wavelength and frequency। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि अपनी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज के अंदर बेसिकली तुम्हें कौन सा कैटेगराइजेशन दिखाया गया है, गामा रेज टू रेडियो वेव शोइंग द रिलेशनशिप टू विजिबल लाइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी, इंफ्रारेड, रेडार, टीवी, एफएम, एएम, है ना, और ये तुम्हारी विजिबल लाइट के थ्रू बताई गई है। सो पहली है तुम्हारी विजिबल लाइट। जैसे इसका नाम है, द इमेज फोकसेस ऑन विजिबल लाइट विच रेंजेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो 400 से 700 नैनोमीटर के अंदर इसकी वेवलेंथ होती है। इसको बेसिकली अलग अलग कलर्स में डिवाइड किया गया है, वायलेट टू रेड। ठीक है, वायलेट से लेकर रेड तक, इस कलर से लेकर इस कलर तक विजिबल लाइट को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। और ध्यान में रखना, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन है, वो एरिया है जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई। तो इसकी वेवलेंथ ध्यान में रखना और इसका नाम ध्यान में रखना। और कौन से रीजन्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? सबसे पहला है गामा रे, है ना, ये वाला। सो द गामा रे इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.0001 नैनोमीटर एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी ऑब्वियस सी बात है ना, हमने एक्सप्रेशन भी पढ़ा होगा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वेवलेंथ तुम्हारी सबसे कम है, सबसे शॉर्टेस्ट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। और ध्यान में रखना, जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो सिग्नल कुछ, तो मैंने बहुत ज्यादा दूर बना दिया, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, बहुत पास बनेंगे। और जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तब सिग्नल कैसा बनेगा, तब सिग्नल तुम्हारा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देख सकते हो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो देखो सिग्नल कितना पास बना है ना। ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो देखो सिग्नल कितना दूर बना है। सो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो ये कैंसर थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रेज काफी ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, सेकेंड आता है एक्स रे। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.01 नैनोमीटर, ऑब्वियसली इससे ज्यादा होती है, और ये मेडिकल इमेजिंग एंड सिक्योरिटी स्कैनर्स में यूज होती है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट, दैट इज यूवी रेज। सबने सुना होगा, इसकी वेवलेंथ अराउंड 10 नैनोमीटर है और ये सनलाइट में प्रेजेंट होती है, और ये टैनिंग में, स्किन डैमेज में, स्किन कैंसर, सबके लिए तुम्हारी यूवी रेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, फोर्थ आता है इंफ्रारेड, दैट इज IR रेज। इसकी वेवलेंथ अराउंड 1000 नैनोमीटर है और ये थर्मल इमेजिंग, रिमोट कंट्रोल एंड नाइट विजन में यूज होती है। फिफ्थ आता है रेडियो वेव्स, जिसमें हम रेडार, टीवी, FM, AM। ठीक है, तो यहाँ पर रेडार, टीवी, FM, AM तुम्हारा रेडियो वेव्स के अंदर ही आ जाता है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और ये कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रेडार टेक्नोलॉजी। हमेशा ध्यान में रखना, जहां AM का नाम आ जाए वहां ब्रॉडकास्टिंग होगी। ठीक है,
तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए मैं तुम लोग को एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि आप क्या लिख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। सो द कम्युनिकेशन सिस्टम, अब मैं नॉर्मल में बात करूं कि अगर आपको अपने दोस्त से बात करनी है ना, और अगर आप लोग मान लो दूसरे डिफरेंट लोकेशन पे हो, एक कहीं पर है और एक कहीं और है, तो आप कैसे बात करोगे? आप यहाँ पर अपना सेल फोन लोगे और अपने फोन से बात करोगे उसको, है ना। तो आप मान लो ए हो, आपका दोस्त यहाँ पर बी है, तो आप दोनों के बात करने का जो मीडियम है वो क्या है? वो यहाँ पर है फोन, है ना। कुछ तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम वैसा ही होता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ सिस्टम विच डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही तो एक्सचेंज हो रही है ना, ए से बी में। तो बेसिकली तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक ऐसा ही सिस्टम है जो कि यहाँ पर बताता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है दो पॉइंट्स के बीच में। और ये जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन का, वर्ड्स पे ध्यान रखना, बताऊंगी भी इसका मतलब क्या है, ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन का क्या मतलब है? देखो यहां पर जैसे अगर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन अपने दोस्त को देनी है, ठीक है, तो इस केस में तुम यहां पर ट्रांसमीटर हो गए और बी मतलब ये हो गया रिसीवर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन मतलब तुम अपनी इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, ट्रांसमिशन कर रहे हो इंफॉर्मेशन का, और बी यहां पर इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, तो इसको हम रिसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारा 2 नंबर में आ जाए कि मेजर एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो ध्यान में रखना, पहला तो ट्रांसमीटर है ना, मतलब ए, दूसरा रिसीवर मतलब बी, है ना, मतलब 2 लोग तो होने ही चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। तीसरा होता है मीडियम, कि अगर आपको यहां से यहां अपनी बात पहुंचानी है तो आप पहुंचाओगे कैसे? फोन के थ्रू तो पहुंचा रहे हो ना, तो फोन तुम्हारा हो गया चैनल या मीडियम, ठीक है। सो द मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ट्रांसमीटर ऑफ इंफॉर्मेशन, चैनल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है थ्रू मीडियम और चैनल, ठीक है। अब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लो कि तुम्हारा 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो पूछ सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक एलिमेंट बताओ, अगर 2 नंबर में आता है तब तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, है ना, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड मीडियम या चैनल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो उस केस में तो आप उतना नहीं लिख सकते हो ना, आपको यहाँ पर इलैबोरेट करना पड़ेगा, तो वहां पर आप ये क्वेश्चन को ऐसे आंसर करोगे, ठीक है। तो पहले तो ये बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह आ सकता है। दूसरा हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि आप ब्लॉक डायग्राम बनाओ कम्युनिकेशन सिस्टम का। दोनों ही केस में तुम्हारा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर और सोर्स। यहाँ पर वर्ड्स को ध्यान में रखना, मैंने क्या बताया, जो ट्रांसमीटर होता है ना, उसको ध्यान में रखना, उसको सेंडर बोलते हैं। क्यों सेंडर बोलते हैं? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, या उसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है। रिसीवर में रिसीवर बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर उसको रिसीवर ही बोल सकते हैं ना, उसको हम एक्सेप्टर या फिर ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, हम उसको रिसीवर बोलते हैं। लेकिन हाँ, सेंडर के साइड पे उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, तो नाम ध्यान में रखना, थ्रू अ मीडियम या चैनल। अब यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बताया गया, हम एक एक एलिमेंट को समझेंगे, ठीक है। पहला है सोर्स या इंफॉर्मेशन सेंडर, कि यहाँ पर अब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, रियल लाइफ से कनेक्ट करो कि सोर्स कौन है। सोर्स हो गए तुम, है ना, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्त से बात करनी है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन हो गए? इंफॉर्मेशन का सोर्स हो गए तुम। सो द सोर्स जनरेट्स द ओरिजिनल मैसेज दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज कम्युनिकेट होना है, वो मैसेज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा बाय द सोर्स। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ह्यूमन वॉइस इन अ टेलीफोन कॉल, जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट मैसेज और अ वीडियो सिग्नल, ठीक है। सेकंड आता है इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब ध्यान में रखना, कभी भी तुम ट्रांसड्यूसर का नाम सुनो, हमेशा ध्यान में रखना, ट्रांसड्यूसर का काम होता है सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहां पर ट्रांसड्यूसर का क्या काम है? यहां पर ट्रांसड्यूसर का काम है ओरिजिनल मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट? ताकि यहां पर जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है।
सो यहाँ पर कन्वर्ट्स द ओरिजिनल सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, माइक्रोफोन जैसे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कैमरा हो सकता है ना, आपकी अगर आपने इमेज खींची, ठीक है, आपने इमेज यहाँ पर ली, तो क्या होगा, वो आपके फोन में स्टोर हो जाएगी, है ना, एज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कैमरे ने क्या किया, इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल हो गया। अब क्या हुआ, हमारा ओरिजिनल मैसेज जो था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब आता है यहाँ पर ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करेगा और इसको तैयार करेगा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मॉड्यूलेशन, एम्प्लीफिकेशन और इनकोडिंग टेक्निक्स भी हो सकती हैं। अब ये मॉड्यूलेशन तो अभी हम पढ़ेंगे आगे, है ना, हमें पढ़ना ही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो वहां देख लेंगे। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा सिग्नल था, ठीक है, मैं अगर इनपुट की बात करूं ऐसा सिग्नल था, तो इतने सारे स्टेप से जब सिग्नल पास होगा तो रिसीवर पे डेस्टिनेशन में पहुंचते पहुंचते हो सकता है सिग्नल बचे ही ना। तो उन सारे केसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, ऐसा पहुंचा देते हैं, ठीक है। और जब ये मल्टीपल ब्लॉक से जाता है तो इवेंचुअली लास्ट में हमें अपना ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। इसी प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इनकोडिंग मतलब कि हमने अपने सिग्नल को कोड कर दिया, कोडिंग कर दी उसमें, ताकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रांसमीटर के अंदर ही आ जाती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडियो ट्रांसमीटर, मोबाइल फोन टावर, है ना, कि आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर ट्रांसमीटर क्या है, आपका मोबाइल फोन टावर है, ठीक है। फोर्थ आता है चैनल। सो यहाँ पर जो मीडियम है जिसके थ्रू यहाँ पर सिग्नल ट्रैवल करेगा ट्रांसमीटर से रिसीवर, उसको हम मीडियम बोलते हैं। अब ध्यान में रखना, कम्युनिकेशन के अंदर मल्टीपल तुम्हारे बहुत सारे चैनल या बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, या तो वो वायर्ड होंगे या तो वो वायरलेस होंगे, है ना। अभी मैंने तुम लोग को बताया था कि हमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, तो उसमें यही होता है कि जो चैनल होता है वो वायरलेस होता है, उसमें कोई वायर्स नहीं यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन वायर्ड का एग्जाम्पल क्या हो गया, वायर्ड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल हो सकता है। वायरलेस का एग्जाम्पल क्या है, एयर, है ना, कि एयर में तो हमें कोई यहाँ पर जरूरत ही नहीं है आपकी वायर्स की, तो एयर या स्पेस के थ्रू हम बोलते हैं इसको वायरलेस, ठीक है। फिफ्थ आता है नॉइस। हमेशा ध्यान रखना एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हारा जो चैनल होता है वहां पर यहाँ पर नॉइज होती है, ठीक है। नॉइज क्या है, कोई भी अनवांटेड डिस्टर्बेंस जो तुम्हारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर सकती है, उसको यहाँ पर बोल सकते हो उसकी स्ट्रेंथ को खराब कर सकती है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा सिग्नल कुछ ऐसा था, जब उसको नॉइज ने यहाँ पर इफेक्ट किया तो तुम्हारा सिग्नल कुछ ऐसा हो गया। अब जब रिसीवर पे जब सिग्नल पहुंचा तो जो रिसीवर है वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा है कि इसमें से सिग्नल कौन है और नॉइज कौन है, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिग्नल चाहिए। तो नॉइज तुम्हारा एक अनवांटेड डिस्टर्बेंस होता है जो कि तुम्हारे सिग्नल को यहाँ पर इफेक्ट करता है। इसमें सोर्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, एनवायरमेंटल फैक्टर या थर्मल नॉइज। सिक्स्थ आता है रिसीवर। रिसीवर क्या है, रिसीवर तुम्हारे ट्रांसमिटेड सिग्नल को, जो भी तुमने ट्रांसमिट किया होगा, उसको रिसीव करेगा और उसको यहाँ पर ओरिजिनल मैसेज जो होगा उससे रिट्रीव करेगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा देखो ट्रांसमीटर के अंदर क्या हो रहा था, मॉड्यूलेशन, एम्प्लीफिकेशन एंड इनकोडिंग, है ना। रिसीवर के अंदर क्या होगा, इसका उल्टा, मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन होगा ही होगा, एंड फिल्टरिंग इसके साथ डिकोडिंग भी होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडियो रिसीवर, मोबाइल फोन या टेलीविजन सेट। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। वहां पर इससे क्या था, ट्रांसमीटर में मोबाइल फोन टावर था, यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका मोबाइल फोन हो गया। सेवेंथ आता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। जैसे इनपुट साइड पे ट्रांसड्यूसर था, उसको हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर बोल दिया, आउटपुट साइड पे ट्रांसड्यूसर है तो उसको हमने आउटपुट ट्रांसड्यूसर बोल दिया, ठीक है। सो कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब आउटपुट का काम क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एज एन इनपुट लेगा और ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर देगा, है ना, क्योंकि हमें तो ओरिजिनल मैसेज चाहिए। सो कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म फॉर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या हो सकता है, स्पीकर जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर डिस्प्ले स्क्रीन जो कि इमेजेस या फिर वीडियोस को यहाँ पर शो करता है, ठीक है। एट आता है डेस्टिनेशन या फिर इंफॉर्मेशन रिसीवर। तो यहाँ पर जो भी मैसेज है वो अपने फाइनल रेसिपिएंट पे पहुंच जाएगा।
एग्जाम्पल क्या होगा? पर्सनल लिसनिंग टू अ फोन कॉल, जैसे मैंने बताया, अ कंप्यूटर रिसीविंग अ डेटा फाइल और अ टेलीविजन व्यूअर वॉचिंग अ ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो ये आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले। हमारे अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड फॉर मॉड्यूलेशन। ठीक है, कि मॉड्यूलेशन की यहाँ पर जरूरत क्या है। सो मॉड्यूलेशन इज एसेंशियल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम टू ओवरकम वेरियस चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट है। अब वो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला है मल्टीप्लेक्सिंग। मॉड्यूलेशन जो है वो हमें मल्टीप्लेक्सिंग की यहाँ पर बेनिफिट देता है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मल्टीपल मैसेज को हम यहाँ पर एक ही टाइम पे सिंगल चैनल से यहाँ पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर हमारे पास मान लो 10 मैसेज हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम में पहले एक मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, फिर वेट करेंगे कि वो पहुंच जाए, फिर दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे, देन तीसरे को ट्रांसमिट करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मैसेजेस को भेज सकते हैं एक ही गो में और एक ही चैनल को यूज करके। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन के थ्रू पॉसिबल है। विदाउट मॉड्यूलेशन डिफरेंट सिग्नल्स ट्रांसमिटेड ऑन द सेम चैनल वुड इंटरफेयर विद ईच अदर। अगर मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि अगर हमने इन सारे सिग्नल्स को एक साथ भेज दिया तो हो सकता है, मान लो कोई सिग्नल ऐसा है, कोई सिग्नल ऐसा है, तो ये आपस में इंटरफेयर करके हो सकता है ये सिग्नल सारे लॉस्ट हो जाएं। ठीक है, अगर हमने मॉड्यूलेशन नहीं यूज किया है। लेकिन मॉड्यूलेशन के साथ ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड आता है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना। सो द हाइट ऑफ एन एफिशिएंट एंटीना, एक एंटीना की जो हाइट होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। कौन सी वेवलेंथ? जो हम बेसिकली जिस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ पे डिटेक्ट करती है। ठीक है, अब फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लाइक ऑडियो सिग्नल ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स है कि मान लो तुम्हें एक बहुत कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, जैसे कि कोई ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, उसको तुम्हें ट्रांसमिट करना है। ठीक है, इस केस में तुम्हारी एंटीना की हाइट, अब हमें कम्युनिकेशन अगर करना है तो हमें एंटीना तो चाहिए होगा, है ना। तो इस केस में एंटीना की हाइट क्या हो जाएगी, इसको भी ध्यान में रखो। एंटीना की हाइट हम निकालते हैं λ/2 से। ठीक है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? c/f। लैम्डा क्या है बता दूं? लैम्डा तुम्हारी वेवलेंथ होती है, c स्पीड ऑफ लाइट होती है, f तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। h एंटीना की हाइट है, h इज इक्वल टू λ/2, लैम्डा वेवलेंथ अपॉन 2 हम करते हैं, लैम्डा को हम c/f लिखते हैं। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय f। f की वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी हमें पता है 5 किलोहर्ट्ज। 5, अब ये किलो मैंने आप लोग को बताया था, 10⁻³ कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो 30 किलोमीटर। अब तुम्हें 30 किलोमीटर का यहाँ पर लंबा एंटीना यहाँ पर बनाना है। तुम ही सोचो, इतने छोटी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या हमें इतना लंबा एंटीना बनाने की जरूरत है? और बनाना भी छोड़ो, 30 किलोमीटर का एंटीना बना पाओगे? ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, आप नहीं बना सकते। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, 30 किलोमीटर हाई एंटीना इज नॉट प्रैक्टिकली possible, so modulation is used to increase the signal frequency which reduces the required antenna height। अब देखो मॉड्यूलेशन करता क्या है कि यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की आ रही है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है। अगर हम λ/2 को भी हटा दें तो फॉर्मूला क्या है? ये है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, हाइट आपकी उतनी ज्यादा जाएगी। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो हाइट ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और मॉड्यूलेशन वही करता है। मॉड्यूलेशन आपका जो भी सिग्नल होता है ना, उसका क्या करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है तो ऑब्वियसली आपकी जो एंटीना की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? अब इस केस में एंटीना की हाइट कम हो जाएगी और एक कम हाइट के एंटीना को हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं?
प्रैक्टिकली बना सकते हैं। इसीलिए हमें मॉड्यूलेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका नीड ऑफ मॉड्यूलेशन था। सो आई होप आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, सिग्नल क्या है, इसके साथ साथ ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आया होगा आई होप। और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन भी आपको समझ में आया होगा कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।